बात ये, और अगर कोई कहता है कि ओवैसी साहब चंद वोटर काट रहे हैं या मुस्लिमों का वोट काट रहे हैं, तो एक बात उनसे मेरा कहना है, हिटलर की तरह हिटलरगिरी से देश को चलाना चाहते हैं और ये शायद ये भूल गए हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान है, इसने कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं करी। ओवैसी साहब ने अभी शाहीन बाग का जिक्र किया, क्या जो है सीए एनआरसी के लिए मुस्लिम महिलाएं जैसे ओवैसी साहब ने कहा कि फिर से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे और पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और पहले से ज्यादा एक्टिविटी तेज करेंगे। जो भी होता है वक्त के साथ सब जाहिर हो जाता है, ठीक है ना। जो दोगले लोग हैं अगर वो एमआईएम छोड़कर जा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी उनकी कोशिशें बेकार है, ठीक है ना। दोगले लोगों का एमआईएम में कोई ठिकाना है ही नहीं। वो 14 में लड़ी, 17 में लड़ी, 19 में लड़ी, हमने तो उन्हीं को वोट दिया, कैसे नहीं आए सत्ता में? उनको सत्ता में आ जाना चाहिए था। अब जब 14 में नहीं जीते, 17 में हमने सपोर्ट किया, 19 में सपोर्ट किया, वो नहीं जीते, तो अब हम क्या बार बार अपना वोट खराब करें? अब हम फुल सपोर्ट एमआईएम को कर रहे हैं, क्या दिक्कत? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो जाकर के वो समाजवादी पार्टी के मुखिया से मिल लेते हैं, वो भी टीम नहीं आपको दिख रहे हैं। वो जाते हैं चुप्पे गोलगप्पा खा के चले आते हैं, सामने सबूत भी हैं, फोटोज भी हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुस्लिम लीडर्स की बात करते हैं जो समाजवादी पार्टी में, अबू आसिम आजमी साहब लगातार वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान चला जाए। उनका बयान पे आप क्या कहेंगे? कुछ वो खुद पाकिस्तान चले जाए ना, उन्हें डर है, वो खुद चले जाए। उन्हें वो कहाँ मुस्लिम रह गए? वो मुस्लिम होते तो मुस्लिमों के साथ खड़े होते। हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों के साथ खड़े हैं, सीधी सी बात ये। और अगर कोई कहता है कि ओवैसी साहब चंद वोटर काट रहे हैं या मुस्लिमों का वोट काट रहे हैं, तो एक बात उनसे मेरा कहना है, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई थी, 4 सालों से आग जल रही थी, तो उस आग पर एक चिड़िया पानी लाकर डाल रही थी, एक बूंद, ठीक है ना। उसको भी यकीन था कि ये आग बुझने वाली नहीं है। जब लोग उससे सवाल कर रहे थे, हंस रहे थे उस पर, तो उसका कहना था कि मैं जब अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा तो मैं कोशिश करने वालों में रहूंगी। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं हक के साथ खड़े होकर हक की लड़ाई लड़ने वालों में, मजलूमों की आवाज उठाने वालों में रहूंगी। अच्छा, एमआईएम जीतती है, मान लीजिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 40-50 सीट जीतते हैं, उसके बाद मुसलमानों के लिए, दलित, SC ST OBC के लिए क्या क्या काम करेंगे? फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्लान भी अच्छे, हम फाउंडेशन भी चलाते हैं, और ओवैसी साहब जो भी बोले हैं, इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट आते हैं तो जिला लेवल पर हम लोग हैं, तो कैंडिडेट को सपोर्ट करना और कैंडिडेट से काम करवाना हमारा काम है। मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं मुस्लिम, क्योंकि हमने जो है ट्रिपल तलाक बिल लेकर आए हैं, इस वजह से। अच्छा, फर्जी बिल तो मोदी साहब हमेशा लाते रहते हैं। हम भी तो मुस्लिम हैं, वो तो नकाब वाला भी बिल पास करवा लेंगे, तो क्या हम नकाब उतार के फेंक देंगे? महिलाएं तो सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें खुशी मना रही हैं। हमारे जैसे हक परस्त नहीं है उनके साथ, तो हमें तो अल्लाह की हिकमत पर यकीन है। हमें 100 का भरोसा थोड़ी ना, हमें अपनी अल्लाह की हिकमत पर और अपनी कोशिशों पर यकीन है, बस। योगी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास कराया हमने उत्तर प्रदेश। हाँ, बिल्कुल कराया। 15 लाख दिए, वो कैसे दिए? जैसे वहाँ जलाए अयोध्या में 15 लाख दिए, और यहाँ समझ लिए 15 लाख दिए, बस ऐसे ही विकास हुआ है। अच्छा, ओवैसी साहब ने अभी शाहीन बाग का जिक्र किया, क्या जो है सीए एनआरसी के लिए मुस्लिम महिलाएं जैसे ओवैसी साहब ने कहा कि फिर से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, और पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और पहले से ज्यादा एक्टिविटी तेज करेंगे। मगर बिल्कुल। एक इल्जाम ये भी तो लगता है ओवैसी साहब जो सीए एनआरसी में जेल में हैं छात्र, उनके लिए ओवैसी बोलते ही नहीं। देखिए, अगर हम बोले भी तो क्या होगा? कुछ नहीं, हमारी बात इधर से उधर। पहले तो हमें पॉलिटिकल पावर में आना होगा ना। जब तक हम पॉलिटिकल पावर में नहीं आ जाते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए हमें सबसे पहले अपने पैरों को मजबूत करना, क्योंकि अगर हम दूसरों का सहारा देंगे तो अपने पैर मजबूत पहले होने चाहिए। कैसे 100 सीटों पे जीत कर कैसे आ सकते हैं पॉलिटिकल पावर में? 100 सीटों पर जीतकर कैसे आ सकते हैं? हिस्सेदारी होगी हमारी या नहीं? हमारी हिस्सेदारी होगी या नहीं? कौन करेगा हिस्सेदारी? आपके साथ जो आपके सहयोगी हैं वो आपको भाग जा रहे हैं, आप तो वही बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं आपको। ओम प्रकाश राजौर भाग गए, उन्होंने भी बाद में अगले दिन बयान दे दिया कि बीजेपी की भी। हमने कहा ना कि जो भी होता है वक्त के साथ सब जाहिर हो जाता है, ठीक है ना। जो दोगले लोग हैं अगर वो एमआईएम छोड़कर जा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी उनकी कोशिशें बेकार है, ठीक है ना। दोगले लोगों का एमआईएम में कोई ठिकाना है ही नहीं, वो खुद निकल जाएंगे। वो खुद रहा टिक ही नहीं पाएंगे दोगले लोग। बस इतना मेरा कहना है। आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे जो है आप मतलब कौन से मुद्दे उठाएगी एआईएमआईएम महिलाएं वोट दें?
देखिए, अब तक तो हम लोग कॉलोनी, जैसे ग्राम पंचायत का या जिला पंचायत का चुनाव होता था तो कॉलोनी, सड़क, नाली, है ना, इन्हीं मुद्दों पर वोट करते थे। लेकिन अब शिक्षा भी, रोजगार भी, स्वास्थ्य भी, तीनों मुद्दे उठाए जाएंगे। यदि 14 में लड़ी, 17 में लड़ी, 19 में लड़ी, हमने तो उन्हीं को वोट दिया, कैसे नहीं आए सत्ता में? उनको सत्ता में आ जाना चाहिए था। अब जब 14 में नहीं जीते, 17 में हमने सपोर्ट किया, 19 में सपोर्ट किया, वो नहीं जीते, तो अब हम क्या बार बार अपना वोट खराब करें? अब हम फुल सपोर्ट MIM को कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वो 7% थे, हम 22% होकर उनकी मदद कर रहे थे और अब हम एक हो रहे हैं। दिक्कत तो इस चीज़ की है कि मुस्लिम लीडरशिप मजबूत ना हो जाए, खड़ी ना हो जाए, मुस्लिम की हिस्सेदारी ना हो जाए। कहा यह जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर मजनू थे, अपनी लैला को छोड़कर समाजवादी पार्टी की गोद में जा बैठे। उनके लिए क्या कहेंगे आप? ठीक है, उनके लिए तो हम ज्यादा नहीं जानकारी रखते और ना ज्यादा इस पर बोलेंगे। लेकिन प्रकाश राजभर आपके साथ थे, गठबंधन में थे। पहले तो ओवैसी साहब जो है ओम प्रकाश राजभर के कसीदे पढ़ रहे थे। अब AIMIM कह रही है कि गलत हैं, बीजेपी में चले जाते हैं। पहले ही भरोसा नहीं था। उनका कोई भरोसा नहीं है ना, वो कब किस पाले में चले जाएं। देखिए, जो हमारे पाले में आए थे, वो हमारे पाले में आए थे। जो हमारे साथ आए उसका वेलकम है, ठीक है ना, खुश आमदीद। लेकिन जो जाना चाहे उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले, आप खुशी से जा सकते हो, आप पर कोई प्रेशर नहीं। ठीक है, ओम प्रकाश राजभर चले गए, समाजवादी पार्टी आपके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं, दूसरी कोई भी सेक्युलर पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं। शिवपाल के साथ था, वो भी अलायंस तोड़ दिए हैं। आपके पास अब विकल्प क्या है गठबंधन को लेकर के? अगर गठबंधन होता है तो भी, नहीं होता है तो भी, हम हार के डर से फील्ड में छोड़ नहीं सकते। फील्ड में उतरे हैं तो पूरी मजबूती के साथ उतरे हैं और अल्लाह की हिकमत पर यकीन करके उतरे हैं, ठीक है ना। अगर सुनिए, कहा जा रहा है ना, जब आप साथ गठबंधन कर नहीं रहा कोई और जमीनी सतह पर उतने ज्यादा आपके तैयारी नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है ना आप बीजेपी की भी टीम है। कैसे भी टीम है? वही कोई साबित करके दिखाए कि हम भी टीम है। कैसे? मेरा नाम इरम रिजवी है। इरम जी, ये बताइए कि इस महापंचायत में आई है किसानों की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसानों के लिए हम हमेशा खड़े थे, कल भी खड़े थे और आज भी हम किसान के साथ खड़े हैं। मोदी जी ने बड़े आसानी से कह दिया कि हम व्यायाम में व्यस्त थे। भाई, वो कहाँ ध्यान लगाए हुए थे? अच्छा चलिए, उन्होंने ध्यान लगाया, जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा जो 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हुए, उनके लिए उन्होंने कोई घोषणा क्यों नहीं करी? और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, जो अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जो किसानों को कुचलने का काम किया, उसके लिए उन्होंने क्या लिया? भाई, किसान जो हमारे शहीद हुए, जिनको कुचल, कीड़े मकोड़ों की तरह किसानों को कुचल दिया गया और मोदी जी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या टेनी जी को बर्खास्त किया गया? आप बताइए, क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है? अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी तपस्या में शायद कोई कमी थी जो बिल किसान समझ ना पाए। अब तो किसानों को उठ जाना चाहिए ना। देखिए, किसान कैसे उठ जाए? मोदी जी ने बोला 15 लाख अकाउंट में आएंगे। मोदी जी ने इतने झूठ बोले कि अब हम लिखित मांगते हैं। उनको सदन में जाके ये चीज पास करने में क्या दिक्कत हो रही? वो क्यों? फिर वो कह देंगे कि वो जुमला था। भाई, उनको कहीं ना कहीं अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। ये जो है 2022 का चुनाव है, जो उनको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक जुमला फेंका है जिसपे किसानों को पीछे करने का एक प्रयास है। और ये चीज शायद वो भूल गए हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो देहात में सबसे बिगड़ैल बैल होता है, उसके नाक में नकेल डालने का काम हमारे किसान भाई करते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि हमारे किसान भाई इतने बेवकूफ नहीं है, वो हम पूरी तरह से बिल वापस कराकर ही घर जाएंगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब ये कानून लाया गया तब भी किसानों से बात नहीं की सरकार ने, जब कानून रद्द करने का ऐलान किया तब भी सरकार ने किसानों से बात नहीं की। क्या बात करनी चाहिए? देखिए, एक चीज बताइए, सदन में जो लोग होते हैं उनसे तो राय बात होती है, वो तो समर्थन करते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से उन्होंने किसी से समर्थन लेना या पूछना भी भूल गए हैं और वो कोई समर्थन अब किसी से नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं हिटलर की तरह, हिटलरगिरी से देश को चलाना चाहते हैं। और ये शायद ये भूल गए हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान है, इसने कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं करी। CNRC पे राकेश टिकैत ने कहा कि ओवैसी को जो है टीवी चैनलों पर ये नहीं कहना चाहिए कानून वापस लीजिए, बल्कि ओवैसी को सीधे बीजेपी से बात करना चाहिए अगर कानून वापस कराना है तो।
देखिए, इस मामले में हम आपको ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मोदी जी शायद हर जगह अपना अड़ियलपना दिखाते हैं और अपने अड़ियलपने की वजह से ही वो आज देश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा आंदोलन किसके राज में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ, मोदी जी के राज में हुआ, योगी जी के राज में हुआ। और वो कहते हैं हम देश को बचाना चाहते हैं। अरे आपने देश को पूरी तरह से बेचने का काम कर दिया। देश बचा कहाँ है? देश तो बिक चुका है पूरा। आपने बेचने का पूरा प्रोग्राम कर दिया है। क्या बचाया है आपने? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। आप कह रही है कर दिया लाकर। बताइए, उत्तर प्रदेश को कहाँ से उन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया? उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद करने का अगर काम कहें तो सबसे पहला नाम हमारे मोदी जी का आएगा कि उन्होंने चाहे महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, किसानों की बात कर लीजिए, नौजवान युवाओं की बात कर लीजिए, हर वर्ग के लोग इनके ही समय में आंदोलन में बैठे। क्यों? क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो कृषि कानून है वापस लेने का ऐलान किया, उसी तरीके से मोदी जी को सीए एनआरसी पर भी कोई फैसला लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। जब किसान भाइयों का भी जो है इस तो पूरी तरह से उनके डेथ वारंट पे साइन करने का काम किया था, मौत का फरमान सुनाने का काम किया था, ये भी वापस होगा। और सीए जैसा जो काला कानून आया था वो भी वापस होगा। और अगर नहीं वापस होगा तो ये देश की जनता ये फिर से वापस बैठेगी। और ये जो चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटना, तो ये चीज एक बात साफ बता दूं कि सीए एनआरसी एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। मैं उनके लिए आपको एक उदाहरण के तरह से बताऊं कि ये उनके लिए है जो लोग गांव से निकल के शहर में आके रहते हैं और अपने काम धंधे के चक्कर में उसके बाद वो वहीं के रहने वाले हो जाते हैं। वो पता ही नहीं चलता है कि गांव में कब कौन सा कानून आ गया। कभी कहेंगे आधार कार्ड बनवाओ, कभी कहते हैं पैन कार्ड बनवाओ, न जाने कितने कार्ड बनवाते हैं। तो जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो हमारे गरीब भाई हैं, जो सब्जी वाले हैं, हम सीए एनआरसी उनके लिए भी है। ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है। मोदी जी तो मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करते हैं। आप मोदी जी के विरोध? मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, मुस्लिम महिला क्या महिला महिला होती है? महिला का कोई धर्म नहीं होता। योगी मोदी जी ने अपनी महिला के साथ क्या किया है? वो भी तो एक महिला है। अपनी पत्नी के साथ क्या किया? कितना अधिकार उनको दे दिया उन्होंने अपने अधिकार दिए उनको, उनके खुद के अधिकार। जो महिला आज हमारे लिए वो कहते हैं कि हम 3 तलाक, अरे वो मेरा अपना पर्सनल मामला है, मैं निपट लूंगी। मोदी जी पहले आप हमारी बहन को तो दे दीजिए, इंसाफ दीजिए ना पहले। वहाँ आप देश दुनिया की सैरें कर रहे हैं, आपने कभी क्या अपनी पत्नी को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करी? नहीं करी। तो आप जब अपना घर नहीं चला पा रहे, देश कहाँ चला पाएंगे? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये दिल्ली नहीं है, ये मेरा लखनऊ है, यहाँ किसान अगर आएंगे तो बक्कल उतार दिए जाएंगे। देखिए, मोदी जी हो, योगी जी हो, ये लोग बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इनको ये नहीं समझ में आया। मैं बार बार कहूंगी कि जब किसान एक बिगड़ैल बैल के नाक में नकेल डाल देता है तो ये योगी और मोदी जी क्या होते हैं? इनके नाक में नकेल हो गया है, बुरी तरह से हो गया है और ये पीछे जा चुके हैं। पीछे जाना ही है कि भाई आज उनको अपनी जमीन खिसकती दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है ना, तभी तो वो कह रहे हैं हम वापस ले रहे हैं। लेकिन साक्षी महाराज कह रहे हैं कि ये कानून जो है वापस नहीं हुआ, फिर से बन सकता है। देखिए, जब भी बनेगा हम तब भी सड़क पे रहेंगे और जब ये इस तरह के जितने फालतू कानून लेके आएंगे उसका विरोध ये हिंदुस्तान की जनता है, ये करेगी, मैं करूंगी, हमारे किसान भाई करेंगे। और हमको हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश ना करें। बहुत सत्ता आपने देख ली, बहुत सत्ता का सुख देख लिया, अब उतर आइए नीचे।